नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे महान हस्ती जिन्हें कई लोग जानते हैं। उनका नाम है श्री सोम नायडू। आइए चलिए उनसे जानते हैं उनका वर्क एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ में मतलब क्या क्या हुआ है, उनसे जानते हैं। चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हाँ, सबसे पहले मैं द न्यूज़ चैनल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ऐसे एक संस्था से जुड़े हुए हैं जो कि आइलैंड्स में जितने भी यूथ्स हैं उनकी समस्याओं के बारे में डिस्कस करने के लिए सोशल प्लेटफॉर्म में उसको उजागर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक नया एक शुरू किया है जैसे 100% जॉब रिजर्वेशन। इसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा है जो कि एक वेरी बर्निंग इशू है आइलैंड्स के लिए। और हम जितने भी आइलैंड्स वाले हैं इस मुद्दे से ज़रूर जुड़ेंगे। और जहाँ तक जैसे आपने पूछा मुझसे मेरा परिचय के बारे में, तो मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और टेक्निक्स ऑफिसर के हैसियत से मेरा रिटायरमेंट हो गया 2018 में। और शुरुआती दिनों में मैं ऐसे एक 1984 में वैसे तहसीलदार ज्वाइन किया था एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके। 15-16 साल सर्विस करने के बाद में और हमें दैनिक पोस्ट में हमें इंडक्शन मिला था। ओके। मैं बता दूं कि दैनिक पोस्ट में इंडक्शन के लिए भी हमको उस वक्त में स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि हमारा जो रूल के हिसाब से हमें प्रमोशन मिल जाना चाहिए थे 8 साल में तहसीलदार होने के बाद में, लेकिन हमें नहीं दिया गया। हमको अल्टीमेटली कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। कोर्ट में जब हम गए ये मुद्दा उठाया तो कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ही मुझे हम लोगों को टेनिस का हमें इंडक्शन मिला। इसमें मिस्टर गोविंद राम हमारे कुलीग हैं, उनका भी बड़ा योगदान था। तो ये जो स्ट्रगल था हम लोगों का इंडक्शन के लिए, प्रमोशंस के लिए, वो एक दिखाता है कि हमको हर क्षेत्र में लड़ना पड़ता है जो कुछ अपने आप को पाने के लिए। मतलब जॉब में रह के भी आपको बहुत सारी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। हाँ। तो हमारा जो प्रमोशन जब दैनिक्स में हो गया तो मुझे कई विभाग में काम करने का मौका मिला। इसमें मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हुआ करता था नॉर्थ मिडल अंडमान में। ओके। और फिर मैं असिस्टेंट कमिश्नर सेटलमेंट था काफ़ी लंबे पीरियड के लिए। इसके बाद फिर मुझे प्रमोशन दिया गया था और डायरेक्टर सिविल सप्लाई में था मैं करीब 3-4 साल। फिर मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया था डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर में। ओके। और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक अलग से चैलेंजिंग डिपार्टमेंट उन दिनों में, क्योंकि जो ट्राइब्स है अंडमान निकोबार के, वो अहम हिस्सा है हमारे समाज का जो है। और हम यहाँ के लोग भी बहुत कम जानते हैं इनके बारे में। तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट था और मुझे भी बहुत पसंद आया उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए उन ट्राइब्स के साथ में। इसके बाद फिर मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया, मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली में भी मेरा जो पोस्टिंग था वैसे वहाँ पर ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वहाँ पर। 2-4 डिस्ट्रिक्ट में थे। दिल्ली से वापस आने के बाद में मेरा पोस्टिंग अंडमान में फिर ऐसे डायरेक्टर पंचायत रोड डेवलपमेंट कर दिया गया था, जो कि बहुत ही अहम डिपार्टमेंट है अंडमान निकोबार के संदर्भ में। और साथ साथ में मुझे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला परिषद मायाबंदर का भी एडिशनल चार्ज दिया गया। तो मैं जब रिटायर्ड हुआ था उस वक्त मैं ऐसे डायरेक्टर पंचायत रोड डेवलपमेंट की हैसियत से रिटायर्ड हो गया। और मैं अभी फ़िलहाल रिटायर्ड हूँ और अब आइलैंडर का हिस्सा हो गया हूँ। तो आइलैंडर का हर अच्छे बुरे हर सिचुएशन के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं हिस्सा भी लूँगा करने के लिए। ज़रूर मेरे ऐसे जी। तो चलिए सर, अभी थोड़ा बढ़ते हैं सवाल जवाब की ओर। तो मेरा पहला सवाल ये है सर कि जैसे कि आपको पता है कि जितने भी यूथ्स कितने स्ट्रगल कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस द पेंडेमिक, या इससे पहले भी जॉब्स के लिए बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सर अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने नया स्कीम निकाला है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में, तो उसका क्या प्रोसीजर है सर? मतलब यूथ कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का? अगर सरकार इस चीज़ को सैंक्शन कर देती है, अप्रूवल दे देती है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने का, तो एक अच्छा रिलीफ होगा जो युवाओं का जिनका से अभी तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। लेकिन आपको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का ऐसा सरकार ने कोई अनाउंसमेंट किया है? जी, जैसे बेरोजगार भत्ता आपने सुना होगा, तो ऐसा है कि अभी शुरू हुआ है। तो
तो उसका प्रोसीजर मतलब जो भी मतलब अंडररेटेड जो अभी काम नहीं कर रहे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं उनका मतलब सैलरीज कम है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको कुछ आई थिंक अमाउंट मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में तो नहीं, साइट पे भी दिया हुआ है इसका सर। इसको एक नहीं, इसको जब तक ऑफिशियली इसको अनाउंस नहीं होगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने का मतलब ये हुआ कि सरकार को अलग से बजट प्रोविजन देना होगा एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो बजट प्रोविजन कैसे देगा, ये यहाँ के कितने अनएम्प्लॉयड यूथ से इसके हिसाब से एक एक कैटेगरी वाइज उनको पहले असेसमेंट करना होगा कि भाई एक हाईली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कितने हैं, मिडिल लेवल के एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कितने हैं, स्किल कितने हैं जिनको भी जॉब नहीं मिला। ये असेसमेंट करने के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट का कितना अलाउंस हर कैटेगरी में देगा, ये हो जाने के बाद में फिर उसको टोटल एक सालाना कितना खर्चा होगा अलाउंस देने के लिए। तो ये सब वर्कआउट करने के बाद में सरकार को हमारे, क्योंकि हमारा ये यूनियन टेरिटरी है और हमारा पूरा का पूरा बजट जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है, तो उनको प्रपोजल जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, अगर ये अप्रूव है तो और उसके बाद जो है फिर वो सरकार बजट देती है, तब जाकर डिस्बर्सल होगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर ये स्कीम अप्रूव है और अगर नोटिफाई हो जाती है सरकार की तरफ से, तो जितने भी अभी पहले यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, जहाँ पे जितने भी बेरोजगार लोग थे अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जाके वहाँ एम्प्लॉयमेंट में अपना रजिस्टर करते थे, साइट पे जाके करते थे। तो उस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पता चल जाता था कि वह किस कैटेगरी के जॉब के लोग कितने लोगों ने अप्लाई किया। अगर सरकार ये अनएम्प्लॉयमेंट जो स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो अलाउंस देने की बात कर रही है, अगर ये अप्रूव हो जाते हैं, सरकार नोटिफाई कर देती है, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा ये सारे के सारे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑलरेडी सेटअप है, इंस्टीट्यूट है, और वहाँ पर बहुत से ज़्यादा डाटा है, और जिन लोगों को भी इस स्कीम का या बेनिफिट अवेल करना है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट में जा करके एक्सचेंज जा करके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर सरकार ये अनाउंस करती है कि हम एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा ये जो डिस्बर्सल पॉसिबल है। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट निकलते हैं, वैकेंट होते हैं, तो सर ये इसका टाइम पीरियड क्या होगा रिक्रूटमेंट तक का? जितने भी ग्रुप सी जैसे नॉन गैजेटेड पोस्ट निकलते हैं और ग्रुप सी जैसे डीआरएम हो गया, जितने मल्टीटास्किंग पोस्ट निकलते हैं, तो वो वैकेंट पोस्ट निकला और वो फिल्ड होने के बाद फिर रिक्रूटमेंट होने में कितना टाइम लगता है सर? इसका वैसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने दिन के अंदर में पोस्ट को रेगुलर फिलअप करना है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो उसको डीआरएम का जो पोस्ट है, जो लोग वहाँ है उनको रेगुलर टेस्ट करा करके या उनका क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो सा आरआर में दिया, रिक्रूटमेंट में दिया हुआ, उस हिसाब से पोस्ट को रेगुलर कर सकती है। लेकिन टाइम फ्रेम का जहाँ तक सवाल है कि आजकल जो भी एम्प्लॉयमेंट नोटिफाई होता है, तो सरकार ने एकदम क्लियरली कहा है कि जो भी पोस्ट को फिलअप करना होता है सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको पब्लिक डोमेन में आपको डालना है। यानी हर आदमी को पता चले कि कौन सी वैकेंसी आज के डेट में किस विभाग में है और उसका क्या क्वालिफिकेशन है और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है, किस क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनका कितना पे स्केल होता है, ये सारे के सारे डाटा को आपको पब्लिक डोमेन में देना होता है, यानी प्रिंट मीडिया और अपना जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देने होते हैं। इसके बाद जो एप्लीकेशन सबमिट करके उसको छटनी करने होते हैं कितने एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से जो भी रिक्रूटमेंट रूल बना हुआ है इस पोस्ट को फिलअप करने के लिए कि रिटन टेस्ट होगा या सिर्फ इंटरव्यू लेकर के सिलेक्शन किया जाएगा, ये सारे के सारा चीज़ जो रिक्रूटमेंट रूल में बड़ा क्लियरली मेंशन करता है। तो इसके हिसाब के बाद में फिर वो उसको रिक्रूटमेंट रूल करते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं और उसके बाद चयन प्रक्रिया होती है, इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, इंटरव्यू में कितने मार्क्स उन लोगों ने तय करना वो फिक्स करता है पहले से ही, रिटर्न में कितना टेस्ट आपको मार्क्स देता है, ये सारे का सारा प्रोसेस को रिक्रूटमेंट रूल में बाकायदा क्लियर कर देते हैं। इसके बाद जाकर के उसको फिलअप करते हैं। तो इतना प्रोसेस होने के बाद में डिपार्टमेंट को वो वैकेंट पोस्ट को फिलअप कर सकता है, तो इसमें कुछ टाइम लग जाता है। क्योंकि एप्लीकेशन अगर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ पोस्ट लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं, तो सारा को एनालिसिस करके उसको कैटेगराइजेशन करके फिर उसके बाद उस पोस्ट का जो भी रिटन टेस्ट करना है या इंटरव्यू करना है उस बारे में कहाँ से रिटन टेस्ट करेंगे, कौन करवाएगा, क्वेश्चन पेपर किस पद्धति से बनेगा,
ये सब डिसाइड करने में कुछ टाइम लग जाता है। तो टाइम फ्रेम जो है बेसिकली नहीं कर सकते, लेकिन तब भी मिनिमम अगर किसी पोस्ट का मैं जब भी था कुछ पोस्ट का मैंने भी रिक्रूटमेंट वगैरह करवाया था, तो भी कम से कम हमें 5-6 महीने लग जाते थे प्रोसेस कंप्लीट करने में। तो सर मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने देखा है कि जितने भी पोस्ट वैकेंसी निकलते हैं हम वो फिल करते हैं, फिल करने के बाद उसका एटलीस्ट पीरियड होता है 2 ईयर्स तक उसको मतलब इम्प्लीमेंट करना होता है। मतलब जितने भी पोस्ट निकले हुए हैं उन्हें भर के उनको ये करना होता है। बट जब आपने जैसे देखा होगा कि कुछ पोस्ट हैं जो 2016 में निकले थे वैकेंसी उनका, वो मतलब वो वैकेंसी भरने के बावजूद अब तक वो पोस्ट या कोई भी रिक्रूटमेंट, कुछ भी फिजिकल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो सर जब 2 साल से जो लोग भरे बैठे हुए हैं, 2 या 5 साल हो चुका है वो भर चुके हैं उस मतलब वो पोस्ट को, बट वो पोस्ट अभी तक आया नहीं है, तो अब उसको उसको कैसे लाएंगे सर? मतलब वो 2 साल के लिए वैकेंट मतलब डी में ये हो जाता है, तो उसको वापस से कैसे मतलब लेके आएंगे? जहाँ तक भारत सरकार का इसमें निर्देश ये है कि जो भी वैकेंट पोस्ट है उसको 2 साल के अंदर फिलअप करना होता है जी। अगर कोई भी वैकेंट पोस्ट को 2 साल के अंदर भरा नहीं गया तो वो पोस्ट लैप्स हो जाता है, यानी ऑटोमेटिकली वो बैन हो जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी वैकेंट पोस्ट है उनको सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को 2 साल के अंदर फिलअप करना ही है, और ये तय सीमा है, फिक्स पीरियड है। और अगर 2 साल के अंदर उसको तय नहीं करती है, फिलअप नहीं करती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को दोबारा उसका एक्सटेंशन लेना पड़ता है कि हमने 2 साल के अंदर में इस पोस्ट को फिलअप नहीं कर पाया। वजह बताना पड़ता है उसको, जस्टिफाई करना पड़ता है किस वजह से हमको ये पोस्ट फिलअप नहीं कर पड़ा, हमको एक्सटेंशन दीजिए। सरकार उसको एक्सटेंशन देती है, उसके बाद वो पोस्ट को फिलअप कर सकते हैं। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का आपने देखा होगा 2015 या 16 में इसका पोस्ट निकला था, तो ये 2 साल बाद इसका कुछ भी ऐसा निकला नहीं रिक्रूटमेंट का, बट वो 2 साल बाद फिर से उन्होंने एक नोटिस मतलब लिस्ट नेम लिस्ट जारी किया जिसमें जिसका नाम है वो ना भरे और फ्रेश कैंडिडेट फिर से भरे। फिर कोविड आ गया, फिर बंद हो गया। फिर अब इसमें जो बाकी लोग भरे हुए हैं पिछले जो भी लोग, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जैसा भी एज रिलैक्सेशन में हट जाएगा, वो जो भी 2015 में भरे होंगे तो वो एज कट एरिया में आएंगे नहीं, तो इसका सॉल्यूशन क्या सर? इसका कंसर्न अथॉरिटी कौन होगा जिनसे जाके ये बात कर सके, ये मुद्दा उठा सके? मुझे लगता है कि अगर 2015 में ये वैकेंसी नोटिफाई हुआ है और 2015 में जिन लोगों का एज एलिजिबल होता है उन्होंने अगर उस वक्त अप्लाई कर दिया है तो उसको तो एलिजिबल मानना ही चाहिए जी। अगर मान लीजिए 2020 तक का वो एलिजिबल उसका एज की वजह से हट जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, क्योंकि 2015 में जब आपका नोटिफिकेशन निकला था जी वैकेंसी का जी, वो एलिजिबल था और अप्लाई कर दिया और किसी वजह से वो बाद में डेट एक्सटेंड करता है, वो जो कैंडिडेट है जो 2015 में एलिजिबल था उसका कैंडिडेट तो कंटिन्यू होगा। अगर वैसे कैंडिडेट को बाहर कर देते हैं तो फिर क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कंसर्न अथॉरिटी से क्वेश्चन किया जा सकता है कि भाई ये जो 2015 में जिन लोगों ने अप्लाई किया था जब वो एलिजिबल थे, अब क्योंकि आपने डेट एक्सटेंड कर दिया, बाद बढ़ा दिया, तो उसका वजह क्या है? तो वो कहीं ना कहीं से उसका आंसर उनको देना होता है, वजह की वजह से उनको। तो सर पहले ऐसा होता था कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले लोग होते हैं कुछ पोस्ट निकलते थे तो वो जो भी कैंडिडेट का नाम है वो सजेस्ट करते थे, वो भेजते थे, तो सर अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो आपको तो पता है आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का ही कई आदेश था कि जो भी वैकेंसीज निकलती है ये सारे लोगों को मालूम होना चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए कि भाई कोई डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो वो हर आदमी अप्लाई कर सके, मतलब हर आदमी को उसमें अपॉर्चुनिटी मिले जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन आने के बाद में फिर सारे के सारे जो स्टेट्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो अंडमान निकोबार में चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिन लोगों ने नाम अप्लाई किया वहाँ से तो नाम जाते ही जाते, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं भी किया उनको हम ये अपॉर्चुनिटी क्यों ना दें, इस वजह से ये ओपन करके उन लोगों से एप्लीकेशन ले करके ये सिलेक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है, ताकि हर आदमी जो है एम्प्लॉयमेंट में नाम रजिस्टर्ड किया हो, जो ना किया हो, सभी आदमी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा ओपन कर दिया है।
तो सर दूसरा सवाल ये है सर, जैसे कि बाहर के मेलेंडर्स जो होते हैं वो यहाँ पे आके पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो क्या है ज़्यादा पार्टिसिपेंट बढ़ जाते हैं कोई पोस्ट के लिए। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है कि लोकल्स के लिए सिर्फ आइलैंडर कार्ड मैंडेटरी हो कि सिर्फ यहाँ के लोकल उसमें अप्लाई कर सके? हाँ देखिए, ये जो लोकल रिक्रूटमेंट वाले जो प्रोविजन था ना पहले अंडमान निकोबार में, जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको इम्प्लीमेंट करती थी, लेकिन एक 15-20 साल पहले की बात है कि किसी एक ग्रुप ने इस मुद्दे को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। ओके। हाई कोर्ट में चैलेंज करने के बाद उनका यही था कि जब हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं और अंडमान निकोबार जो है इंडिया का पार्ट है और हमारा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये जस्टिफिकेशन नहीं बनता है। उन लोगों ने ये क्लेम किया कि हमारा जो संविधान में इस तरह का जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में आप जाके जॉब नहीं सीख कर सकते। ओके। अब जीविका का जो है ना, जो लाइवलीहुड वाला जो राइट है वो हर जगह इंडिया में कोई भी आदमी कहीं भी जाकर के अपना जीविका कमा सकता है। इस इशू को लेकर हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने उनकी बात को मान ली। उस बात को मान करके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो पहले रेस्ट्रिक्शन रखा था कि सिर्फ लोकल्स को यहाँ पर रिक्रूटमेंट करना है, तो वो वाला हाई कोर्ट के इलेक्शन के बाद से जाकर के वो हट गया है। तो अब ये इशू उठता है कि ये जब से हटा है तब से हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग जब भी कोई वैकेंसी यहाँ नोटिफाई होती है तो अप्लाई करते हैं। तो क्योंकि वहाँ के बच्चे जो मेलन से आए बच्चे हैं वो ज़्यादा मतलब अपने आप को एक्सपोज पाते हैं और उनका एजुकेशन लेवल बेटर होता है अंडमान निकोबार के बच्चों से, तो ज़्यादातर पोस्ट वो ले जाते हैं। और हमारे बच्चे क्योंकि वो यहीं पे पढ़े लिखे होते हैं तो हमारा जो एजुकेशन लेवल है मेनलैंड के एजुकेशन लेवल से काफ़ी थोड़ा सा डवाडोल है, तो हमारे बच्चे उस लेवल में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और यही वजह था कि हमारे बच्चे, हमारे यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड मेनलैंड के एजुकेशन स्टैंडर्ड से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो हमें वो रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट के इंटरवेंशन की वजह से ये हट गया और आज के डेट में हमारे बच्चे उस हाई कोर्ट की डायरेक्शन की वजह से ये सफ़र कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को बहुत कम मौका मिलता है किसी भी जॉब में जाने के लिए। तो इस चीज़ को या तो दोबारा हमको हाई कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर एक दूसरा ये है कि इस मुद्दे को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के द्वारा इसको उठा करके इसको हमें अपना या तो मिनिस्ट्री में या कहीं पर भी जाकर के इस चीज़ को उठाना होगा, दोबारा पड़ेगा। हमें 15-20 साल पहले जो प्रोविजंस थे लोकल उसको वहाँ पहुँचा करके वहाँ से दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके। तो सर जैसे कि जितने भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कॉलेजेस हो गए, जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे बहुत सारा पोस्ट वैकेंट है, तो सर एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ में क्यों मतलब कदम नहीं ले रहा कि उस पोस्ट को फिल करे, जबकि सेम क्वालिफिकेशन के लोग डीआरएम में और गेस्ट लेक्चरर में काम कर रहे हैं? हाँ, ये ज़रूर एक चिंता का विषय है कि ये जो पोस्ट वैकेंट है उसको फिलअप कर देना चाहिए। अगर ऐसा कोई दूसरी कोई अगर वो पोस्ट सैंक्शन है और सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट में कोई डीआरएम ऐसे लेक्चर कर रहा है तो उसको रेगुलर कर देना चाहिए। एक होता है सैंक्शन पोस्ट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव कर देती है, उसमें तो फिर आपको जल्दी उसको सब पोस्ट को फिलअप कर देना चाहिए। ये मेरा मानना है। और यहाँ तक जो गेस्ट लेक्चर हम भी देखते हैं सोशल मीडिया में आजकल इसे काफ़ी आ रहा है, काफ़ी गेस्ट लेक्चर जो डीआरएम में काम कर रहे हैं उनका तो पर महीने का इतना कम आता है कि बेचारे जो क्लास 4 हमारा जो स्टाफ होता है एमके स्टाफ होता है उससे भी कम का सैलरी होता है। तो ये सुन करके हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो प्रोसेस उसको ये जो वही कहीं ना कहीं दुख लगता है कि वो भी इतना मेहनत करके फिर उनका लेक्चरर है जो गेस्ट लेक्चर जैसा भी हो तो उसको एक बहुत ही लो पेड या बहुत अंडर पेड है, तो इसको ये जो इसको रेक्टिफाई करना है, जो वैकेंट पोस्ट एटलीस्ट है इसको फिलअप कर देना चाहिए। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जितने भी लोकल ऑफिसर्स हैं तो क्या उन्हें एज अ डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या जो भी हायर पोस्ट है उसमें अपॉइंट नहीं कर सकते जबकि वो सेम एक्सपीरियंस और सेम क्वालिफिकेशंस रखते हैं?
नहीं, ये बारे में तो मैं यही कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें प्रेरोगेटिव है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे कि अगर उस कैटेगरी के लोग और उस क्वालिफाइड के लोग अगर है तो कर सकते हैं, करना चाहिए बिल्कुल। ओके। क्योंकि जो लोकल ऑफिसर्स का जो फील्ड इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा अच्छा होता है और फील्ड इनपुट्स जो है वो अच्छा इनपुट देते हैं। क्योंकि जो लोकल ऑफिसर पता रहता है कि हमारा जो अंडमान निकोबार में कौन सा गांव कहाँ पर है, किस तरह के लोग वहाँ पर है, क्या इश्यूज है, ये पहले से पता रहता है। तो एक बेटर प्लानिंग और बेटर इम्प्लीमेंटेशन उनके पास में होता है। तो लोकल ऑफिसर कहीं ना कहीं इस सब मामले में खास करके फील्ड एग्जीक्यूशन के लिए, फील्ड वर्क के लिए एक अच्छा क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को एक सपोर्टिंग ऑफिसर्स के रूप में प्रूव कर सकते हैं। दे कैन वर्क इन अ बेटर वे बिकॉज दे हैव ऑल द लोकल इनपुट्स, लोकल एनवायरनमेंट पता है उनको, नॉलेज है, लोकल रिसोर्सेज बारे में पता है उनको। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, बेटर प्रोवाइडेड दे आर यूटिलाइज इन दैट वे। ओके। तो सर मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे कि सूत्रों से ये पता चला है कि जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं उनके वाइफ्स, रिलेटिव्स जो भी है वो यहाँ पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जैसे कि एनिटको हो गया, आपका एनआरएचएम हो गया, जितने भी हायर डिपार्टमेंट है वहाँ पे हायर पोस्ट में उनको जॉब मिला है। तो क्या सर ये फेयर इनफ है यहाँ के आईएएस के लोगों के लिए और जो बाकी जितने भी लोग हैं जो इस पोस्ट के लिए वेट कर रहे होंगे? नहीं, जो भी पोस्ट फिलअप होता है मेरा ये कहना है कि इसमें हर एक को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए जी, हर एक को, क्योंकि ओपन पोस्ट है। तो अगर एलिजिबल है यहाँ के लोकल्स में एलिजिबल है तो उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। अगर वो क्वालिफाइड है और उनके पास में वो क्षमता है, कैपेसिटी है उस पोस्ट को हैंडल करने के लिए, तो उनको मौका देना चाहिए। तो सर जैसे अब ये मुद्दा है कि 100% जॉब रिजर्वेशन के बारे में, तो सर आपका इसमें क्या विचार है? ज़रा हमारे जनता को हमारे चैनल के माध्यम में आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश, क्या ये एक ओपिनियन देना चाहेंगे? जहाँ तक भारत सरकार का इसमें डायरेक्शन था कि जितना भी रिक्रूटमेंट होगा ऑनलाइन होना चाहिए, ये भारत सरकार का डायरेक्शन था। तो भारत सरकार का जो भी डायरेक्शन था ये उन स्टेट्स के लिए जहाँ पर कि बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, वहाँ पर एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा है और कनेक्टिविटी दूसरे स्टेट से बहुत ज़्यादा है। लेकिन अंडमान निकोबार का जहाँ तक सवाल है, आइसोलेटेड है, ये लैंड है तो लॉक्ड आइलैंड है, यहाँ से बच्चे बहुत कम जाते हैं बाहर और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी का जो वेन्यू है बहुत कम है। एक टूरिज्म सेक्टर को छोड़ करके मुझे और कोई तो लगता नहीं और कोई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। टूरिज्म भी कभी कभी राम भरोसे हो जाती है, कभी सुनामी आ गया है तो कभी डिजास्टर आ गया है तो कभी बारिश आ गई है तो कभी ये कोविड के चक्कर नया सिलसिला शुरू हुआ है, न जाने कब ये चला हुआ टूरिज्म बीच में अटक जाता है, ये कोई उसका पता नहीं। तो इस वजह से जो आइलैंड के जो बच्चे जो क्वालिफाइड है और जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से, जो खास करके लो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे बड़ी मुश्किलों से अपना क्वालिफिकेशन किसी लेवल तक लाया है और उनको हम एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं देंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा सोशल इशू या सोशल प्रॉब्लम बन सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई उद्योग नहीं है और यहाँ के बच्चे नियर बाई कोई स्टेट है भी नहीं है। जैसे बाकी मेनलैंड स्टेट में है कि भाई एक स्टेट में नहीं मिला स्टेट में चले गए, वहाँ से और बगल में चले गए, यहाँ वो चीज़ भी तो है, ऑप्शन है उनके पास, उनके ऑप्शन रहते हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं होने की वजह से ये ऑप्शन हमारे पास में पहले जो था लोकल रिक्रूटमेंट का, अब ये जब से बंद हो गया है तो ये सिचुएशन थोड़ा सा और गंभीर हो चुका है, सीरियस हो गया है। तो डेफिनेटली आई सपोर्ट 100% जॉब रिजर्वेशन टू ऑल आवर एजुकेटेड क्वालिफाइड यूथ। जो भी क्वालिफाइड है भाई ठीक है, उनका कैपेसिटी है, उनके अंदर में इंटेलिजेंस है, ये कर सकते हैं, चॉइस अपना सिलेक्शन प्रोसेस से करके उनको मिलना चाहिए। दिस इज माय 100% सपोर्ट फॉर दिस। तो सर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि 100% रिजर्वेशन से जुड़े, इसका हकदार बने, आवाज़ उठाए? तो आप क्या यूथ को मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, देखिए मेरा पहला एक अपील ये है कि यूथ से क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, तो ये फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि वो किसी गलत रास्ते में चले जाए, क्योंकि आजकल सुनने में आया कि जो हमारा जो असामाजिक तत्व यहाँ पर ज़्यादा है, जो ड्रग्स वगैरह ये ज़्यादा हो रहा है, तो इस चीज़ को अवॉइड करें।
क्योंकि जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है वो कहीं ना कहीं इस तरह गलत काम करता है। ऑब्वियसली। तो मेरा अपील ये है कि वैसे यूथ जो है वो बिल्कुल अपना जो एनर्जी है, जो भी इनके पास में इंटेलिजेंस है, उसको वेस्ट न करें इस तरह का काम में जाकर के, बल्कि फोकस रहें और अपना पूरा एनर्जी एक सही तरीके से लेके जाएं। हाँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है उनका अपना राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइवलीहुड जो आता है उनका, वो उसके लिए अपना प्रयास करते रहे, कोशिश करें। जो भी फोरम है जहाँ पर उनको ये इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती है, उसके साथ जाकर के अपना जुड़े और वैसे अपना जो एक लेजिटिमेटली एक कानूनी तरीके से जो अपनी बात को जो है जहाँ भी रखना चाहिए, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है। बस यही मेरी सारे के सारे यूथ से अपील है बस। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे श्री सोम नायडू जी, जिन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया, जो जनता के सवाल का जवाब दिया, और उन्होंने कुछ ऐसे जानकारी भी दी जो हम में से किसी को, जो भी जितने भी यूथ हैं उनको पता नहीं होगी। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मैं मनीष विदा चाहूँगा। नमस्कार।